नमस्कार मित्रों, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रायर नोटिस के बारे में, या फिर आप कह सकते हैं दोस्तों प्री इंटीमेशन रिक्वेस्ट लेटर। डियर फ्रेंड्स, क्या आप एक लोन के डिफॉल्टर हैं? तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोस्तों आपको प्रायर नोटिस के बारे में जरूर जानना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, यदि आपका लोन का डिफॉल्ट का सिलसिला यदि आगे भी बरकरार रहा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आगे चल के आपको बैंक या फिर एनबीएफसी की लीगल टीम या फिर एडवोकेट के माध्यम से आपको लीगल नोटिस आना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, लीगल नोटिस में हो सकता है आपको सेक्शन 138 की नोटिस आ जाए, आपको दोस्तों हो सकता है सेक्शन 25 की नोटिस आ जाए। यदि आपका ईसीएस लगा होगा बैंक में, तो आपको सेक्शन 25 की आपको लीगल नोटिस आएगी दोस्तों। यदि या फिर आपने बैंक या फिर एनबीएफसी के पास आपने लोन लेते वक्त यदि आपने चेक दिया होगा दोस्तों, तो उस चेक को डिपॉजिट करके दोस्तों उसको बाउंस या फिर डिसऑनर्ड होने के बाद आपको सेक्शन 138 की लीगल नोटिस आ सकती है। डियर फ्रेंड्स, यदि आप क्रेडिट कार्ड्स के डिफॉल्टर है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आगे चलकर आपके खिलाफ में, आपके अगेंस्ट में दोस्तों आर्बिट्रेशन की लीगल नोटिस भेजी जा सकती है। डियर फ्रेंड्स, यदि आपको बैंक या फिर एनबीएफसी ने आगे चलकर यदि आपको विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर किया, विलफुल डिफॉल्टर आपको घोषित किया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोस्तों आपको बीएनएस की धारा 318 या फिर 316 की भी लीगल नोटिस आ सकती है। सो दोस्तों, इस प्रकार की जो लीगल नोटिस आपको आएगी, सपोज इन फ्यूचर या फिर आई भी होगी, तो ऐसे में इस लीगल नोटिस का जवाब रिप्लाई देने में किस प्रकार से प्रायर नोटिस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसके बारे में भी आज हम इस वीडियो क्लास के अंदर डिटेल्ड में और विस्तार में चर्चा करेंगे कि आखिरकार लोन डिफॉल्ट होने के बाद, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ईएमआई फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ डिफॉल्ट होने वाली है, तो क्यों बैंक या फिर एनबीएफसी को आपकी जो भी कार्ड्स की कंपनी है, आपकी जो भी लोन की कंपनी है, उनको प्रायर नोटिस क्यों भेजना चाहिए, इसका कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है दोस्तों, इसी के बारे में आज हम इस वीडियो क्लास के अंदर डिटेल्ड में और विस्तार में चर्चा करेंगे। डियर फ्रेंड्स, यदि आप मेरे इस वीडियो चैनल्स पर पहली बार आ रहे हैं, तो आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और आपके दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। यदि मन में कोई भी डाउट्स, कोई भी शंका या फिर कोई भी क्वेश्चंस, प्रश्न हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए दोस्तों। मेरी एक लीगल हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर मुझे कॉल भी कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं दोस्तों, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। तो दोस्तों, आइए जरा समझते हैं कि एग्जैक्टली प्रायर नोटिस प्री इंटीमेशन रिक्वेस्ट लेटर का मतलब क्या होता है। दोस्तों, होता क्या है कि सपोज ये मान लीजिए कि आप एक जेन्युइन डिफॉल्टर है, ठीक है, आपकी स्थिति परिस्थिति खराब चल रही है, आपके फैमिली मेंबर्स में, आपके घर परिवार में कोई बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आई है, या फिर आपका कोई काम धंधा, आपका जॉब लॉस हो गया है, या फिर आपके बिजनेस में भारी भरकम कोई नुकसान या फिर लॉस हो रहा है दोस्तों। तो ऐसे में कहीं ना कहीं डियर फ्रेंड्स, आपकी जो भी ईएमआईज, जो भी किस्तें बनाई गई रहेंगी, आप उसका अमाउंट रेगुलर मैनर में नहीं भर पा रहे हैं और आपका डिफॉल्ट होना स्टार्ट हो गया, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ मेरी स्थिति परिस्थिति खराब हो जाएगी और मैं लोन नहीं भर पाऊंगा, या फिर आप मल्टीपल लोन्स के डिफॉल्टर है या फिर मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स के डिफॉल्टर है दोस्तों। आपका लोन चाहे वो सिक्योर्ड लोन हो या फिर अनसिक्योर्ड लोन हो, कोई भी मामला हो, यदि आपका डिफॉल्ट होने वाला है या फिर डिफॉल्ट स्टार्ट हो गया है, तो इसके संबंध में, इस डिफॉल्ट के संबंध में सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपकी जो भी संबंधित, जो भी आपकी लोन कंपनी है, उसको आपको सूचित, आपको उसको इन्फॉर्म करना चाहिए इस डिफॉल्ट के संबंध में दोस्तों। आपका जो भी जेन्युइन रीजन है, जो भी आपका कारण है, उसको बाकायदा आपको बैंक और एनबीएफसी को बताना चाहिए। तो ये जो आप बातें बताएंगे दोस्तों, ये आपको लिखित रूप में, रिटर्न फॉर्म में आपको बताना है, ना कि लोन रिकवरी एजेंट्स जो आपको बार बार कॉल कर रहे हैं, आपके घर पे होम विजिट कर रहे हैं दोस्तों, या फिर कस्टमर केयर सपोर्ट में कॉल करके आप ओरली, मौखिक रूप से आप जो बातें कह रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम समस्याएं जो आप बता रहे हैं दोस्तों, वो चीजें रिकॉर्ड में बिल्कुल भी नहीं जाती है। तो आपकी जो भी समस्याएं, दिक्कत हैं, आपको बैंक और एनबीएफसी से रिलीफ में क्या चाहिए, क्या आपको लोन रिस्ट्रक्चरिंग चाहिए, क्या आपकी जो ईएमआईज है वो ज्यादा है बट आपकी सैलरी, आपकी इनकम, आपकी कमाई उसके सामने कम है, तो आप लोन रिस्ट्रक्चरिंग या फिर लोन के पुनर्गठन के मामले में यदि आप कोई भी रिलीफ, कोई सहायता चाहते हैं, तो दोस्तों इन सारी बातों को आपको एक प्रायर नोटिस, एक प्री इंटीमेशन रिक्वेस्ट लेटर लिखित रूप में आपको दोस्तों बैंक और एनबीएफसी को भेजना पड़ेगा। क्या लोन रिकवरी एजेंट्स आपको परेशान कर रहे हैं, आपको बार बार दिन भर में 100 कॉल्स कर रहे हैं, आपके घर पर होम विजिट कर रहे हैं, गलत तरीके से, अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से आपका हैरेसमेंट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त, आपके रेफरेंस में जो भी आपने नंबर्स दिए थे, उनको सबको कॉल करके परेशान कर रहे हैं, तो इसके संबंध में भी दोस्तों आप एक हम्बल
एक रिक्वेस्ट की तरह आप उस प्रायर नोटिस के अंदर इस हैरेसमेंट के संबंध में भी आप मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, ये जो आप प्रायर नोटिस बनाएंगे, ये कोशिश करिए कि कानूनी भाषा में एक सिस्टमैटिक मैनर में एक प्रॉपर, एक फॉर्मल, एक रिक्वेस्ट लेटर होना चाहिए। आप ट्राई करिए, कोशिश करिए कि जो प्रायर नोटिस आप बनाएंगे इसमें आप किसी लीगल एक्सपर्ट, किसी एडवोकेट की जरूर मदद लीजिए, जरूर उनकी गाइडेंस में ये प्रायर नोटिस बनाइए। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, प्रायर नोटिस में आपको लिखना क्या एग्जैक्टली वो आपको पता होना चाहिए। यदि आप उसके अंदर ये लिख देंगे कि भाई मैं मल्टीपल लोन का शिकार हो गया हूं, मैं मल्टीपल लोन्स के ट्रैप में फंस गया हूं, तो ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं चलेंगी। इन चीजों को आप अपने प्रायर नोटिस के अंदर मेंशन नहीं कर सकते दोस्तों। आप ये कहेंगे कि मैंने जो पैसे बैंक और एनबीएफसी से लोन के रूप में लिए थे, उस पैसे को मैंने कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा था। फॉर एग्जांपल मैंने बिटकॉइंस में लगा दिया, मैंने शेयर मार्केट्स में लगा दिया, तो ये जो आपके ये जो ग्राउंड्स हैं, ये प्रायर नोटिस के अंदर बिल्कुल भी नहीं चलेंगे दोस्तों। इसको इंस्टेंटली, तुरंत, इमीडिएटली रिजेक्ट कर दिया जाएगा और ये पॉइंट आपके खिलाफ में, आपके अगेंस्ट में हो जाएगा। तो दोस्तों, जो जेन्युइन प्रॉब्लम, जो जेन्युइन दिक्कत है जो आपके साथ में आ रही है, आप उसको मेंशन करिए। क्या आपको मोरेटोरियम पीरियड चाहिए, कितना समय लग सकता है, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, आप वो भी चीज उसके अंदर मेंशन करिए। बट क्लियर कट, एकदम प्रॉपर कानूनी भाषा में, लीगल टर्म्स में आप मेंशन करिए दोस्तों। दूसरी चीज दोस्तों, आपको प्रायर नोटिस के अंदर ये भी क्लियर करना है कि आप एक जेन्युइन डिफॉल्टर है, ना कि आप विलफुल डिफॉल्टर है। डियर फ्रेंड्स, विलफुल डिफॉल्टर की एक परिभाषा, एक डेफिनेशन है एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उस नोटिफिकेशन, उस डेफिनेशंस को आपको उसके अंदर मेंशन करना है। दूसरी चीज, लोन रिकवरी के संबंध में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दे रखी हैं, आपको उनको भी आपको उस प्रायर नोटिस के अंदर आपको मेंशन करना है दोस्तों। तो मिला जुलाकर आपकी दिक्कत, समस्याएं, लोन रिकवरी एजेंट्स का हैरेसमेंट, और आप क्या रिलीफ चाहते हैं, लोन रिस्ट्रक्चरिंग, मोरेटोरियम पीरियड, क्या दिक्कत समस्याएं चल रही है, इन सारी चीजों को बहुत ही सिस्टमैटिकली मैनर में आपको पॉइंट वाइज आपके लेटर के अंदर, आपके नोटिस के अंदर आपको मेंशन करना है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीजें करने से क्या होता है, ये लेटर बनाने से क्या होता है कि आप आगे चलकर भविष्य में आप विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर नहीं होंगे, आप एक चीटर, आप एक फ्रॉडर, आप डिक्लेयर्ड नहीं होंगे। आपके अगेंस्ट में बीएनएस की धारा 318 या फिर 316 का कोई भी केस मुकदमा दर्ज नहीं होगा। ये प्रायर नोटिस, ये प्री इंटीमेशन रिक्वेस्ट लेटर ड्राफ्ट करने के बाद इस लेटर को दोस्तों आपको आपके नाम से, आपके एंड से आपको भेजना है। कहां पर भेजना है? जो भी आपकी लोन कंपनी है, जो भी बैंक और एनबीएफसी है, उनके रजिस्टर्ड एड्रेस, उनके कॉर्पोरेट ऑफिस के एड्रेस पर, उनके ब्रांच ऑफिस के एड्रेस पर भेजना है दोस्तों। और कैसे भेजना है? बाय रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट के माध्यम से। और ये भेजने के बाद 1 हफ्ते 10 दिन के बाद दोस्तों आपको आपके प्रायर नोटिस की जो डिलीवरी, जो रिपोर्ट है, ऑनलाइन जो ट्रैकिंग रिपोर्ट है, क्या उनको डिलीवर्ड हुआ कि नहीं, उसकी ऑनलाइन ट्रैकिंग रिपोर्ट, डिलीवर्ड रिपोर्ट भी आपको निकाल के आपके पास रखना है। प्रायर नोटिस भेजने से क्या होता है, चीजें बैंक और एनबीएफसी के रिकॉर्ड में जाती हैं, आपके पास एक एविडेंस, एक सबूत बनता है कि आपने आपके डिफॉल्ट के संबंध में आपने बैंक और एनबीएफसी को आपने एडवांस में बता रखा था, इंटीमेट कर रखा था, और आप एक जेन्युइन पर्सन है दोस्तों। आपका जो डिफॉल्ट हो रहा है, यदि इसके पीछे कोई जेन्युइन रीजन है और उसके सपोर्ट में यदि कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई एविडेंस, कोई दस्तावेज है, तो आप उसको भी प्रायर नोटिस के साथ में जरूर आप एग्जिबिट करिए, अटैच करिए, उसको लगाइए दोस्तों। इससे क्या होगा, बैंक और एनबीएफसी की नजर में आपकी जो जेन्युइननेस है वो और ज्यादा बढ़ेगी। यदि आपकी मेडिकल प्रॉब्लम्स है तो मेडिकल सर्टिफिकेट्स लगाइए। यदि आपका कोई जॉब लॉस हो गया है, तो आपको सपोज कंपनी से आपको निकाल दिया गया है, तो उसके संबंध में दोस्तों कोई दस्तावेज, कोई डॉक्यूमेंट्स होंगे तो वो भी आप अटैच करिए। और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं आ रहे, तो आप अपने बैंक स्टेटमेंट को भी आप वहां पे अटैच कर सकते हैं कि ये देख लीजिए मेरे बैंक अकाउंट में बिल्कुल भी पैसे नहीं आ रहे हैं। तो आप कुछ न कुछ ट्राई करिए कि यदि कोई एविडेंस, कोई सबूत रहेंगे दोस्तों, तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि बैंक और एनबीएफसी सामने से उस प्रायर नोटिस के संबंध में रिवर्ड और रिप्लाई करती है कि आप मुझे ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करिए, तभी तो हमें पता चलेगा कि आप एक जेन्युइन डिफॉल्टर है दोस्तों। तो यदि है तो लगा दीजिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, ये आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट होगा। दूसरी चीज, इस प्रायर नोटिस को दोस्तों आपको बैंक और एनबीएफसी की ऑफिशियल ईमेल आईडी पर भी आपको भेजना है, आपको सेंड करना है दोस्तों। तो सेंड में जाकर आपने भेजा, उसकी भी रिपोर्ट, आप जो ईमेल आईडी पे आपने जो भेजा उसकी रिपोर्ट, उसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख लीजिए। तो आपने रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा, एक्नॉलेजमेंट कॉपी, पोस्टल रिसीट्स यहाँ पे आपने ईमेल के माध्यम से भेजा, उसका भी स्क्रीनशॉट। तो ये सारी चीजों को आप संभाल कर अच्छे से रखिए। और आपने जो प्रायर नोटिस आपने जो ड्राफ्ट किया था उसकी एक कॉपी
चाहिए। और आपने जो प्रायर नोटिस भेजना है वहां पे नीचे आपको आपकी सिग्नेचर लगानी है दोस्तों, सिग्नेचर करनी है। डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सर क्या ये लीगल प्रायर नोटिस को, इस इंटीमेशन रिक्वेस्ट लेटर को क्या किसी एडवोकेट, किसी लॉयर के माध्यम से भेजना चाहिए, क्या उनके लेटर हेड पर बनाकर भेजना चाहिए? तो दोस्तों मेरा बिल्कुल क्लियर कट आपको आंसर जवाब होगा कि ये प्रायर नोटिस आपको आपके माध्यम से भेजना है, ना कि किसी आपको एडवोकेट, किसी लॉयर के माध्यम से भेजना है। यदि आप किसी एडवोकेट, लॉयर के माध्यम से भेज रहे, इसका मतलब कि आप अपने इस डिफॉल्ट के मैटर में आप खुद लीगल एक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं, चीजों को आप खुद एक लीगल कॉन्सिक्वेंस में आप डालना चाहते हैं, आप इसको खुद कानूनी पचड़े में आप फंसाना चाहते हैं। क्योंकि बैंक और एनबीएफसी ने अभी तक तो आपको कोई भी लीगल नोटिस नहीं भेजी है, तो आप अपने एडवोकेट के माध्यम से उनके लेटर हेड पर आपकी समस्या और दिक्कत को बनाकर आप उनके लेटर हेड से क्यों भेज रहे हैं? आप बीच में एडवोकेट को, लीगल चीजों को आप क्यों बीच में आप एंटरटेन कर रहे हैं? तो जब बैंक और एनबीएफसी ने कोई लीगल एक्शन स्टार्ट नहीं किया है तो आप अपने वकील साहब को बीच में क्यों ला रहे हैं? और ये वकील साहब को बीच में लाने का मतलब कि आप इंटरेस्टेड है कि आप इस मैटर को आप लीगल वे में चलाना चाहते हैं आप। तो ये चीज से आपको इग्नोर करना चाहिए दोस्तों। आप एक एक्सपर्ट लॉयर, एडवोकेट की आप मदद ले सकते हैं कि सर मुझे इस लीगल प्रायर नोटिस के अंदर कौन कौन सी बातों को मेंशन करना चाहिए। आप उनके गाइडेंस में आप इस लेटर को ड्राफ्ट कर सकते हो। ड्राफ्ट करने के बाद आपको आपके एंड से आपको भेजना है आपकी दिक्कत, समस्या, आपकी प्रॉब्लम, आप क्या रिलीफ चाहते हैं, तो ये आपको पता होगा बकायदा अच्छे से, तो वो आपको मेंशन करना है। तो आप उनके गाइडेंस में ये काम कर सकते हैं, बट आप उनके लेटर हेड पर भेजेंगे तो ये मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये गलत होगा दोस्तों। अगर भविष्य में आगे चलकर बैंक और एनबीएफसी के एडवोकेट्स, लीगल टीम, उनके जो भी फर्म है, उनके माध्यम से यदि कोई लीगल नोटिस आती है तो उसके जवाब, रिप्लाई में आप आपके एडवोकेट सर के लेटर हेड को उसका रिप्लाई जवाब आप दे सकते हैं। सेक्शन 138 की नोटिस आई, सेक्शन 25 की नोटिस आई, आर्बिट्रेशन की नोटिस आई, बीएनएस 318, 316 की नोटिस आई, तो उसका जवाब, रिप्लाई आप आपके वकील, आपके एडवोकेट साहब के लेटर हेड पर आप उसका जवाब, रिप्लाई बनाकर दे सकते हैं। और कहीं पर किसी भी कानून में यह नहीं लिखा है कि आपको जवाब, रिप्लाई आपको एडवोकेट के लेटर हेड पर ही आपको बनाकर देना है। दोस्तों आप कोशिश करिए कि आप प्रायर नोटिस का जो भी आपको ड्राफ्ट करना है, प्रायर नोटिस, आप वो आपके एंड से, आपके नाम से, आपके हस्ताक्षर से आप उनको बनाकर भेज दीजिए। प्रायर नोटिस का फायदा क्या हुआ कि आगे चलकर भविष्य में आप विलफुल डिफॉल्टर, आप चीटर, फ्रॉडर आप घोषित नहीं होंगे। दूसरी चीज दोस्तों, यदि भविष्य में कोई भी लीगल नोटिस आती है तो उसके जवाब में, उसके रिप्लाई में आप बकायदा एक क्लॉज, एक पॉइंट जरूर मेंशन करें। जब आप रिप्लाई फाइल करेंगे तो उस रिप्लाई में एक पॉइंट जरूर मेंशन करें कि सर मेरी दिक्कत, समस्याएं, जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, इसके संबंध में मैंने ऑलरेडी आपको एक प्री इंटीमेशन रिक्वेस्ट लेटर डेटेड ये डेट को मैंने ऑलरेडी आपको भेज रखा था। तो ये चीजों से क्या होगा कि आपकी प्रॉब्लम, दिक्कत, समस्याएं फ्रॉम द बिगिनिंग चल रही है और वो चीज को लेके आपने ऑलरेडी बैंक और एनबीएफसी को आपने अवेयर करवा रखा है, आपने ऑलरेडी आपने इसके संबंध में उनको नोटिस भेज रखी है। तो आपका जो इंटेंशन है, जो पहले था, वो बाद में भी वही सेम इंटेंशन आपका है कि आप एक जेन्युइन डिफॉल्टर हैं। तो बैंक और एनबीएफसी आपके खिलाफ में आगे थोड़ा सा कड़ाई में एक्शन लेने में थोड़ा सा वो पीछे हटेगी दोस्तों। तो इसीलिए लीगल प्रायर नोटिस, आपकी दिक्कत, समस्याएं, प्री इंटीमेशन रिक्वेस्ट लेटर, ये जरूर बैंक और एनबीएफसी को बनाकर भेजिए। यदि आप कटेंगे, दूर भागेंगे, तो बैंक और एनबीएफसी को यह समझ में आएगा कि आप जानबूझकर, इंटेंशनली आप पैसे नहीं देना चाहते हैं, आप विलफुल डिफॉल्टर हैं। तो आप विलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में, उसकी डेफिनेशन में, उसकी परिभाषा में आप आ जाएंगे दोस्तों। और विलफुल डिफॉल्टर बनना मतलब कि अपने आप में एक अपराध, एक क्राइम है दोस्तों। तो वो चीज से आपको बिल्कुल भी आपको बचना है, इस बात को आप नोट करिए। कुछ लोग हैं जो नहीं भेजते हैं, तो नहीं भेजने का उसका परिणाम क्या होता है कि तुरंत, इमीडिएटली, कुछ ही समय में, 2 से 3 महीने के अंदर आपके ऊपर लीगल नोटिस का अटैक चालू हो जाता है। उसके बाद आपने लीगल नोटिस का रिप्लाई जवाब बनाकर नहीं दिया तो फिर आगे चलकर दोस्तों आपके खिलाफ में केस, मुकदमा भी दर्ज करवा दिया जाता है, कंप्लेंट फाइल करवा दी जाती है। तो इसीलिए किसी भी चीज को लाइटली ना ले। डिफॉल्ट हुआ है, प्रायर नोटिस भेजिए। कोई आपको लीगल नोटिस आई है तो उसका रिप्लाई जवाब आप अपने एडवोकेट के माध्यम से जरूर दीजिए। तो यदि आप हर एक स्टेप पे, हर एक लीगल नोटिस का यदि आप जवाब, रिप्लाई देते चलेंगे तो डेफिनेटली, श्योरली मैं आपको कहूंगा दोस्तों कि आपके मामले में, यदि आपका पर्सनल लोन है, यदि आपका क्रेडिट कार्ड्स है, तो ऐसे मामले में आपका 99% दोस्तों सेटलमेंट ही होगा। लेकिन यदि जब आप एक जेन्युइन पर्सन रहेंगे तो दोस्तों, ये जो भी मैं आपको चीजें बता रहा हूं, एक लीगल वे में, एक लीगल जो प्रोविजन, एक जो कानूनी जो प्रक्रिया है, उसके तहत मैं आपको बता रहा हूं। डियर फ्रेंड्स, यदि आपके पास पैसे हैं, पैसों की दिक्कत, समस्या कुछ भी नहीं है, तो ऐसे में आपको बैंक और एनबीएफसी की जो भी बकाया जो राशि है उसका आपको भुगतान जरूर करवा देना चाहिए। पैसे पॉकेट में रखा है और आप जानबूझ के, इंटेंशनली आप इन प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं,
आप रिप्लाई फाइल कर रहे हैं, प्रायर नोटिस भेज रहे हैं, आप चीजों को बस एक्सटेंड कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं जानबूझ के इंटेंशनली, तो दोस्तों ऐसे में आप बिल्कुल भी बख्शे नहीं जाएंगे। तो आपको पैसे आपके पास हैं तो बैंक और एनबीएफसी के पैसे आपको लौटा देने चाहिए। आप जानबूझकर इंटेंशनली बिलफुल डिफॉल्टर बिल्कुल भी ना बने दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, लोन रिकवरी एजेंट्स का हैरेसमेंट है, परेशान है, उसके संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट लगाइए। ठीक है, तो चीजें बहुत इफेक्टिव होती हैं और चीजें उनके रिकॉर्ड में जाएंगी और आपके पास भी एक एविडेंस, एक डॉक्यूमेंट्स, एक दस्तावेज बनेगा कि आप एक जेन्युइन डिफॉल्टर हैं और आपके पास कारण है, रीजन है कि आप डिफॉल्ट क्यों कर रहे हैं दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, ये था पूरा प्रायर नोटिस के संबंध में एक छोटी सी जानकारी। सो डियर फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना। मेरा ये क्लास यहीं पे खत्म हुआ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।